हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम जो है अभी एच.सी. वर्मा पार्ट 1 मोशन का चैप्टर है, तो उसके क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये काइनेमैटिक्स वाला चैप्टर है जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स एच.सी. वर्मा का। तो इसके जो क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर है इनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर को यहाँ पे आपको बेसिक काइनेमैटिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, और नीट और JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। इस चैप्टर के बाद बाकी सारे चैप्टर्स के भी क्वेश्चन जो है वो अपलोड हो जाएंगे। तो अभी हम पहले इस चैप्टर के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गैलीलियो वॉज पनिश्ड बाई चर्च फॉर टीचिंग दैट सन इज स्टेशनरी एंड अर्थ मूव्स अराउंड इट। His opponents held the view that Earth is stationary and Sun moves around it. If absolute motion has no meaning, are the two viewpoints not equally correct or equally wrong? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पे बात हो रही है कि गैलीलियो जो है उसको चर्च ने पंच किया था। पहले जो है चर्च का बहुत राज हुआ करता था साइंस में। साइंस और चर्च जो है वो दोनों साइंस में कोई भी ऐसी बात नहीं होती थी। अगर कोई बात करनी भी थी किसी फिजिसिस्ट को, उसको चर्च से पहले जो है परमिशन लेनी पड़ती थी बात कहने के लिए। तो गैलीलियो को जो पनिश किया गया, इसने कहा कि सन जो है सन स्टेशनरी है और हमारे पास अर्थ जो है अर्थ इसके अराउंड मूव कर रहा है, यानी फ्रेम हमारा सन है और अर्थ इसके अराउंड में मूव कर रहा है। लेकिन फिर बाद में हमारे पास बहुत सारे और साइंटिस्ट आए, फिजिसिस्ट आए, जिन्होंने कहा कि ये तो सन है, जिन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअल में अर्थ जो है अर्थ स्टेशनरी है और हमारे पास सन जो है वो मूव कर रहा है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड जो है सन मूव कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर एब्सोल्यूट मोशन नहीं, और आपको जैसा कि पता होगा एब्सोल्यूट मोशन का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ रेस्ट में दिखाई देती है, एक्चुअल में वो रेस्ट में नहीं है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम 4 बंदे गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ पे बाहर एक बंदा बैठा हुआ है, ये गाड़ी चल रही है, ये बंदे जो अंदर बैठे हुए हैं ये तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन बाहर जो इनको बंदा देख रहा है उसके रेस्पेक्ट में ये सब के सब मोशन में है। इसका मतलब ये मोशन को डिफाइन करना ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसा कि यहाँ पे फ्रेम, इसके फ्रेम से देखिए ये सारे मूव कर रहे हैं, इसके फ्रेम से देखिए ये बाकी जो इधर गाड़ी में बैठे हुए हैं ये रेस्ट में है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है, यानी एब्सोल्युटली आप नहीं कह सकते कोई चीज़ रेस्ट में है, या आप ऐसा नहीं कह सकते कि एब्सोल्युटली कोई चीज़ मोशन में है। ये कह रहा है कि अगर एब्सोल्यूट मोशन का कोई माने नहीं है, क्या ये दोनों व्यू पॉइंट्स इक्वली करेक्ट या इक्वली रॉन्ग नहीं है, तो हम ऐसा कहेंगे कि एज पर कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल सही हैं। अगर अभी तो हमें ये पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब सन यहाँ पे है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम सन को ले तो अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, यानी हम माने कि फॉर एग्जांपल अर्थ रेस्ट पे है, फिर तो ऐसा हमें लगेगा कि जैसे जो है सन घूम रहा है। तो इसमें कोई भी मसला नहीं है, ये जो दोनों व्यू पॉइंट्स है ये इक्वली करेक्ट है, ये दोनों व्यू पॉइंट जो है ये इक्वली करेक्ट है। इसमें ऐसा कहने में कोई भी मसला नहीं होगा, ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस चीज़ को मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, when a particle moves with constant velocity, its average velocity, instantaneous velocity and its speed are all equal। ये कहता है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या इसका एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड क्या सबके सब बराबर है। सपोज ये हमारे पास एक पाथ है A और B, यहाँ पे बॉडी जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से। कांस्टेंट वेलोसिटी के मतलब दो होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दूसरा डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए डायरेक्शन A to B है और मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड है। ये बोल रहे हैं व्हाट्स इट्स एवरेज वेलोसिटी। अगर हम इस पॉइंट में इस रीजन में एवरेज वेलोसिटी देखें, बिल्कुल वो 4 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखें किसी भी पॉइंट पे, बेटा वो भी 4 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर हम स्पीड की बात करें वो भी 4 मीटर पर सेकंड आएगा। तो बिल्कुल सही ये बता रहा है कि अगर आपके पास जो है पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो डेफिनेटली इसका एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड जो है वो इक्वल होंगे, जो हम 1D में ऐसा कह सकते हैं, डेफिनेटली ऐसा कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, A car travels at a speed of 60 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। हमारे पास एक गाड़ी है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास एक गाड़ी है जो किस वेलोसिटी से चल रही है, बेटा जो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, यानी इस डायरेक्शन में नॉर्थ में।
और एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, और दूसरा ये 60 किलोमीटर पर आवर जो है ड्यू ईस्ट जा रही है। बेटा ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। हमारे पास ये कहा है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ एंड अदर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। आर दीज वेलोसिटीज इक्वल, इफ नो विच वन इज ग्रेटर। बेटा पहले आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। फिर आप कहेंगे यहाँ तो ये बोल रहा है आर दीज वेलोसिटीज इक्वल। बेटा स्पीड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दैट बिकम्स वेलोसिटी, सो इट इज एक्चुअली वेलोसिटी यहाँ पे गिवन। इसी तरह यहाँ पे भी ये एक्चुअल में वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे डायरेक्शन है, तो ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ डायरेक्शन, यहाँ मैग्नीट्यूड, यहाँ डायरेक्शन, तो एक्चुअल में ये वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, ये वाला वेलोसिटी यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमें बोल रहा है क्या ये वेलोसिटीज बराबर है, तो डेफिनेटली ये दोनों वेलोसिटीज बराबर नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इस वेलोसिटी के पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरे इसके पास डायरेक्शन होता है। आप देखिए इन दो का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन अलग है, इसका मतलब ये दोनों वेलोसिटी जो है वो बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन है विच वन इज ग्रेटर। इन मैग्नीट्यूड कोई भी इनमें ग्रेटर नहीं है, मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों वेलोसिटीज बराबर नहीं है क्योंकि इनका डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। होपफुली मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्लियर हो गया होगा। बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। हमारे पास एक बॉल है, हम इसको स्पीड कहाँ 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर भेजते हैं, यहाँ पे टॉप पे। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और उसके बाद ये बॉडी जो है ये वापस आती है इस जगह पे। तो आपको पता है कि अगर मैं इस बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर भेजता हूं, ये नीचे आएगी, ग्राउंड को टच करेगी विद 20 मीटर पर सेकंड, बिकॉज वी नो द वेलोसिटी विद विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज द सेम। जिस वेलोसिटी से ये फिर ग्राउंड को टच करता है वो वेलोसिटी डेफिनेटली वही होती है। तो हमें कहा गया है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज इट गोज अप एंड देन कम्स बैक। तो हम देखेंगे क्या हो रहा है। हम इसको 20 मीटर पर सेकंड से भेज रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा, बॉडी टर्न करेगी, जब बॉडी टर्न करेंगी यहाँ पे इसका वेलोसिटी फिर 20 मीटर हो जाएगा लेकिन नेगेटिव में। तो ये पॉजिटिव 20 फिर एक जगह 0 हो जाता है, फिर ये नेगेटिव 20। और अगर आपको पता होगा बेसिक नॉलेज अगर आपके पास इसका होगा, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी लिखूँ मैं, यहाँ पे मैं टाइम लिखूँ, पहले मेरे पास वेलोसिटी पॉजिटिव 20 है, उसके बाद वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बेटा एक्सेलरेशन पूरे रीजन में कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन पूरे रीजन में -g है, तो 9.8 है। तो बेटा देखिए वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ इस ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट आएगा। इस ग्राफ का एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा, यानी जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। फिर उसके बाद ये जो है हमारे पास एक्सेलरेशन तो अभी भी नेगेटिव होगी, यानी इस पूरे रीजन में एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे ही आएगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्लोप को नेगेटिव रखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन पूरे रीजन में नेगेटिव आ रही है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी एक टाइम पे, जहाँ पे ये यहाँ पे जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, और उसके बाद इसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और ये बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो प्योरली कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जो इसका ग्राफ होगा वो सिंपली ऐसा बनेगा, लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ से और यहाँ नीचे जाएगा, ऐसा हमने बनाया हुआ है। पहले इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी कम हो रहा है, एक टाइम पे 0 हो रहा है, फिर इसका वेलोसिटी बढ़ने लगता है दूसरी डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि दोनों में स्लोप नेगेटिव है, तो इसका मतलब पूरे रीजन में स्लोप जो है नेगेटिव आएगा, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज टुवर्ड्स वेस्ट एट एन इंस्टेंट, इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, नॉट टुवर्ड्स ईस्ट, नॉट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉट टुवर्ड्स साउथ, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन। बेटा ऐसी मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है दैट जैसा कि आपको ये बेसिक पता भी होगा, ये काइनेमैटिक्स के नॉलेज से आपको ये चीज़ पता भी होगी कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है दैट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता है। बेटा आपको ये क्लियरली पता होगा कि वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता है। तो फिर क्या होता है, तो ऐसा है, हमें यहाँ बताया गया है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज टुवर्ड्स वेस्ट एट एन इंस्टेंट। हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, यहाँ पे हमारे पास इसका वेलोसिटी जो है वो टुवर्ड्स वेस्ट है। इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट टुवर्ड्स ईस्ट, नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, नॉट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉट टुवर्ड्स साउथ, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन। बेटा हजारों ऐसी एग्जांपल्स है, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देखिए ये आपके पास वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। लेकिन एक्सेलरेशन की बात करें, देखिए यहाँ वेलोसिटी ऐसे होगा, लेकिन एक्सेलरेशन की बात करें तो ऐसे होगा, नीचे जी,
जी ऐसे नीचे होगा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी ऐसे होगा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। बेटा देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ की तरफ है। तो ये इसका एक बेसिक एग्जाम्पल हुआ। तो वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ और है। इसी तरह आपके पास बॉडी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज टुवर्ड्स वेस्ट, आपके पास बॉडी का वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट है। इसका एक्सेलरेशन तो ये तो ऐसा एग्जाम्पल तो हम आराम से दे सकते हैं। सपोज हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी हमारे पास जा रही है, गाड़ी है हमारे पास, ये हमारे पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे जो टायर्स है, टायर्स पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, फोर्स आएगा तो मतलब एक्सेलरेशन आएगा। तो देखिए वेलोसिटी आगे की तरफ है और एक्सेलरेशन यहाँ पे पीछे की तरफ है। इसी तरह और भी ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो ऐसा एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एट विच पॉइंट ऑन इट्स पाथ द प्रोजेक्टाइल हैज अ स्मॉलेस्ट स्पीड। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक अगर पता है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज अगर आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का है, तो आपको ये चीज़ क्लियरली पता होगी कि जब हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो इसके पास दो वेलोसिटीज़ होती है। एक होता है हमारे पास यू कॉस थीटा और एक होता है हमारे पास यू साइन थीटा। और आपको पता है कि जितना ये ऊपर जाएगा यू साइन थीटा वैनिश करेगा और इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे यू साइन थीटा पूरा जीरो होगा और यहाँ पे स्पीड होगी यू कॉस थीटा। इसका मतलब एक कंपोनेंट पूरी तरह से वैनिश हो जाता है, यानी यू साइन थीटा इस पॉइंट ए पे पूरी तरह वैनिश हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक वेलोसिटी का कंपोनेंट रहता है यू कॉस थीटा, दैट मीन्स यहाँ पे स्पीड जो है वो मिनिमम है। तो क्वेश्चन है एट विच पॉइंट ऑन द इट्स पाथ ए प्रोजेक्टाइल हैज अ स्मॉलेस्ट स्पीड। तो इसका डेफिनेटली आंसर जो है वो है एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी का जो है हमारे पास स्पीड क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मेरी नज़र में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम इसको देखें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास टू पार्टिकल्स, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव फॉर इक्वल टाइम ऑन अ स्ट्रेट लाइन। द पार्टिकल ए हैज़ एन एक्सेलरेशन ए फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम and 2a for second half. The particle B has an acceleration 2a for first half and a for second half. Which particle has covered larger distance? ठीक है बेटा जी, हम VT ग्राफ लेते हैं, हम इसको ग्राफिकली प्रूव करेंगे, हम इसको इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, हम इसको ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास VT ग्राफ है। तो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं A एंड B, जिनको हमने रेस्ट से स्टार्ट किया, जो इक्वल तो रेस्ट से स्टार्ट किया, दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लेते हैं, टाइम का 1 2 3, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू लेते हैं 1 2 और 3। हमें कहा गया था पार्टिकल ए हैज़ एन एक्सेलरेशन ए फॉर द, सपोज मैं ए को ना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं खुद से ए को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेता हूँ। तो हमें कह रहा है कि पार्टिकल ए हैज़ एन एक्सेलरेशन ए फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। सपोज हमारे पास एक सेकंड में, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एक्सेलरेशन पार्टिकल ए का जो है वो है 1 एंड इट हैज़ एन एक्सेलरेशन 2a फॉर द सेकंड हाफ। दूसरे हाफ ऑफ द टाइम के लिए, यानी सपोज मैं 2 सेकंड का इंटरवल लेता हूं, एक सेकंड में इसका इतना है और दूसरे सेकंड में इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2a है, मतलब वो अब 2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो अब ये 2 टाइम्स बढ़ेगा यहाँ पे ऐसे। तो ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 1 है। अब पार्टिकल 2 की बात करेंगे। द पार्टिकल बी हैज एन एक्सेलरेशन 2a फॉर द फर्स्ट हाफ, मतलब पहले सेकंड में ये 2 निकाल रहा है, यानी 2 की स्पीड एक्वायर कर रहा है, तो यहां पे पहुंचा ये। उसके बाद ये बोल रहा है एंड a फॉर द सेकंड हाफ, यानी दूसरे हाफ में इसके पास 1 बढ़ रहा है, यानी 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी बढ़ रहा है। ये पहला पार्टिकल 1 है, ये दूसरा पार्टिकल 2 है। हमें कहा जा रहा है कि इनमें से किस पार्टिकल के पास ज़्यादा डिस्टेंस है। बेटा VT ग्राफ है, VT ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस देता है। तो देखिए A का एरिया ये है और B का एरिया देखिए, तो B का एरिया इतना सा आएगा। क्लियरली दूसरा जो बॉडी है उसने ज़्यादा एरिया उसके पास ज़्यादा एरिया आया। इस फिगर से अगर हम देखें तो 2 ने जो है वो ज़्यादा एरिया एक्वायर किया। VT ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देता है। इसका मतलब क्लियरली जो है पार्टिकल 2 ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्लियरली पार्टिकल 2 ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलिए जी, क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग इट इज ईदर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। आपको तो बेसिक एक्सेलरेशन का चीज़ पता होगा कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब बॉडी इज स्पीडिंग डाउन, सॉरी बॉडी इज स्पीडिंग अप।
अगर वेलोसिटी यहाँ से है -v, एक्सेलरेशन यहाँ से है -a, अगेन बॉडी इज स्पीडिंग अप, ये भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इफ ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग इट इज ईदर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं, हम इस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। क्यों? आपके पास एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में बॉडी का स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन बॉडी का वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रहा है। दिस इज वेलोसिटी v1, दिस इज वेलोसिटी v2, v3, v4, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह अलग है। तो इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेटिंग है, बॉडी एक्सेलरेटिंग है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, इट्स नॉट स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन। तो यहां लिखा है इफ ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग इट इज ईदर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नो, डेफिनेटली वी डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज इन सर्कुलर मोशन देयर इज अ स्पीड इज कांस्टेंट बट बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। तो हमेशा ये हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा यहां पे साफ करते हैं ताकि हम यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से डिस्कस कर पाएँ। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए, और आप अपनी जो आपके पास एससी वर्मा होगी उसको आप वहीं पे नोट करके रखना। इसके लिए अलग से फेयर कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको उसी जगह पे नोट कीजिएगा और वहाँ पे, ताकि आप रिविजन आसानी से कर पाएँ। चलिए जी, क्वेश्चन में लिखा है फूड पैकेट इज़ ड्रॉप्ड, हमने एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया है फ्रॉम ए प्लेन गोइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 100 मीटर। हमारे पास एक प्लेन है, तो डायग्राम मुझे इतना सही बनाना नहीं आएगा। ये हमारे पास एक प्लेन है जो कि कहाँ पे है, जो 100 मीटर ऊपर है। व्हाट इज, अच्छा हमने ना एक यहाँ से क्या फेंका है, हमने फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड, हमने एक फूड पैकेट यहाँ से ड्रॉप किया। व्हाट इज द पाथ ऑफ द फूड पैकेट एज सीन फ्रॉम प्लेन, व्हाट इज द पाथ ऑफ द एज सीन फ्रॉम ग्राउंड? देखिए, अगर हम किसी बंदे को ग्राउंड पे रखें और अगर हम किसी बंदे को प्लेन में रखें, ठीक है, तो अब यहां पे जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर इस बंदे को, ये जो ग्राउंड पे रुका हुआ बंदा है, इसके पास जब ये फूड पार्टिकल आएगा, ए टेकन एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिंपल सा एक फूड पैकेट 100 मीटर ऊपर हमने रखा है, अच्छा खासा डिस्टेंस है 100 मीटर, हमने इसको 100 मीटर ऊपर रखा है। एक फूड पैकेट जो है वो नीचे आ रहा है हमारे पास इस प्लेन से। जो भी 100 मीटर वाला बंदा इसको देखेगा तो इसको इसका पाथ जो है वो इसका पाथ पैराबोलिक दिखाई देगा। देखिए बेटा क्यों, मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जैक्ट फिगर। प्लेन जा रहा है, इस प्लेन में से हमने फूड पैकेट को किसी वेलोसिटी से तो ड्रॉप किया होगा, हमने क्योंकि प्लेन चल रहा है, इस प्लेन में से, प्लेन का वेलोसिटी ऐसे है, हमने इस फूड पैकेट को किसी वेलोसिटी से ड्रॉप किया होगा, तो ये नीचे आएगा, तो नीचे दिखने वाले बंदे को ये लगेगा इसका पाथ जो है वो पैराबोलिक है। और प्लेन में जो बंदा है जब वो इसको देखेगा, इनका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, तो उसको तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो जो प्लेन में बंदा देखेगा उसको इसका पाथ स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, जो बंदा इसको नीचे देखेगा उसको इसका पाथ पैराबोलिक दिखाई देगा। अब ये कह रहा है व्हाट इज द एक्चुअल पाथ। बेटा मोशन में एक्चुअल पाथ बताने की कभी कोई वही नहीं, हम कभी भी एक्चुअल पाथ नहीं बता सकते, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है। जब एब्सोल्यूट मोशन ही पॉसिबल नहीं है तो एब्सोल्यूट पाथ की तो बात ही नहीं बनती है, क्योंकि ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि फ्रेम कौन सा है, उसके हिसाब से हम पाथ देखें। यहां पे हमने 2 पाथ डिस्कस किए। ग्राउंड में बैठने वाले बंदे को ये पाथ पैराबोलिक लगता है, प्लेन में देखने वाले बंदे को ये जो है स्ट्रेट लाइन लगता है। तो एक्चुअल पाथ बताने की तो कोई वही यहाँ पे वही नहीं बनती है। हम तो किसी भी तरीके से एक्चुअल पाथ बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट मोशन का कंसेप्ट जो फिर है नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर तो हमें एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है, फिर हमें क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। चलिए जी, फर्दर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द एग्जांपल्स वेयर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। हमारे पास आप एग्जांपल्स दीजिए इस मोशन का जहां पे पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो 0 है बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप बॉडी को ऊपर फेंकिए, आप इसको वेलोसिटी दीजिए, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 होगा लेकिन एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा डाउनवर्ड्स। तो ये होगा पहले का एग्जांपल। दूसरे का, द वेलोसिटी इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन, जहां वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में अपोजिट है। इसकी तो हजारों एग्जांपल्स हैं। बस चल रही है, बस इस डायरेक्शन में जा रही है, आपने बस में ब्रेक्स अप्लाई कर दी तो बस का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जब आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दी तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मोशन रिटार्ड हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा। द सी पार्ट, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। बेटा जी ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे वेलोसिटी होगा u cos थीटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा g, तो एंगल देखिए 90 डिग्री आएगा। तो ये भी तो हम बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हो गई, ठीक है, आराम से हम बता सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है।
चलिए जी, अब हम आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फिगर शोज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज फाइंड द साइन ऑफ वी एक्स एंड ए एक्स। वी एक्स एंड ए एक्स यानी वेलोसिटी और एक्स का है टाइम t1 t2 t3। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। इस जगह पे देखिए पहले वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, बात खत्म। तो इस जगह पे कोई साइन नहीं आएगा t2 पे। t1 पे देखिए, अगर आपको पता होगा बेसिक ग्राफ्स का नॉलेज अगर आपके पास है, जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मतलब इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, इस रीजन की बात करें, इस वाले रीजन की बात करें, एक्सेलरेशन डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। स्लोप देखेंगे किसी भी जगह, तो अगर मैं इसको यहां पे एक टेंजेंट डालूं, यहां पे एक्यूट एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब इस जगह पे वी एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और ए एक्स जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो ये क्लियर बात है। यहां पे हमने डिस्कस कर दिया। इस जगह की बात करें तो यहां पे अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप पॉजिटिव एक्स, ये देखिए आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखिए, एंगल ऑब्टूज बन रहा है। तो जब एंगल ऑब्टूज बन रहा है इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगा। और आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर यहां पे करता हूं, तो इसका मतलब यहां पे पहली बात तो ये कि एंगल जो है वो ऑब्टूज बन रहा है। देखिए मैं फिर यहां पे एक बार बनाऊंगा, हम एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करते हैं, यहां पे पॉइंट डालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहां पे ऐसे, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं तो ऑब्टूज एंगल बना रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगा, डेफिनेटली वेलोसिटी नेगेटिव होगा। उसके बाद आपको पता है कि जब भी कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा हो, इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। तो यहां पे देखिए ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन डेफिनेटली नेगेटिव होगा और इसका जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव होगा इस पॉइंट पे। चलिए जी, क्वेश्चन है, ए प्लेयर हिट्स ए बेसबॉल एट सम एंगल। हमारे पास एक बेसबॉल है, बेसबॉल हमारे पास एक गेम है, तो बंदा जो है एक बेसबॉल को हिट कर रहा है एट सम एंगल। द बॉल गोज हाई इन द स्पेस, बॉल जो है स्पेस पे जा रहा है ऊपर, और ये किसी जगह पहुंच रहा है बॉल, दिस इज बॉल, दिस इज बॉल। और प्लेयर इसी फिर बोल रहा था प्लेयर रन्स, प्लेयर भी बैट उसी टाइम छोड़ रहा है, और प्लेयर क्या काम कर रहा है, प्लेयर रन करना शुरू कर रहा है और बॉल को कैच कर रहा है यहां पे। प्लेयर, दिस इज बॉल, यहां से इनका पाथ शुरू हुआ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू हैज ए ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट। बेटे तो बिल्कुल 9th लेवल का क्वेश्चन है ये। आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट ए। पाथ क्या है, पाथ के साथ कोई लेना देना नहीं, इनिशियल देखिए फाइनल देखिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा बॉल का भी और प्लेयर का भी। इसका मतलब इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेफिनेटली सेम होगा। इसने तो डिस्टेंस यहां से ऐसे मतलब बॉल ने ट्रेवल किया, लेकिन वो तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा दोनों का। तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों सेम होंगे। क्वेश्चन है बेटा, द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ए कार इज प्रोपोर्शनल टू द एडिशनल पेट्रोल पुट इन द इंजन। Is it possible to accelerate a car without putting more petrol or less petrol in the engine? मुझे लगता है इस टाइम इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगता है वो लगता है ड्रैग फोर्स का इक्वेशन है 6 पाई नीटा आर वी। तो मुझे नहीं लगता इस टाइम पे ड्रैग फोर्स वो आपको फ्लूइड्स में पढ़ाया जाएगा। तो जब हम फ्लूइड्स या जब आप फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे उस टाइम आपको इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज करना, एक बार फिर देखना, तो मुझे लगता है तब जाके ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा जी देखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, हमारे पास रेन है जो वर्टिकली फॉल कर रही है। ए मैन रनिंग ऑन ए रोड, एक बंदा है जो रोड पे भाग रहा है। हैज़ अम्ब्रेला, देखिए क्या मतलब होता है जब ये बंदा, इसको रेन एंड मैन प्रॉब्लम कहते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आगे जाके पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ी है ये रेन एंड मैन प्रॉब्लम तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इसमें। कि आपके पास यहाँ पे बारिश आ रही है, यहाँ पे बंदा आपके पास जो है वो चल रहा है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। यानी एक वेलोसिटी ऐसे है, एक वेलोसिटी ऐसे है, तो आपको अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। अगर आपको खुद को बचाना है तो अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। और इसने लिखा भी है, बट अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रीट कीप्स हिज अम्ब्रेला वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द मैन रनिंग ऑन अ रोड कीप्स हिज अम्ब्रेला टिल्टेड। इस डायरेक्शन में मैन टिल्ट अम्ब्रेला को करके रखता है। बट ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रीट, अगर कोई बंदा रुका हुआ है तो तब उसके पास नीचे ऐसे आ रही है तो वो तो छाता बिल्कुल ऐसे ही रखेगा। यानी अगर कोई बंदा स्टैंड कर रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है, तो उसको अम्ब्रेला को वर्टिकल रखना है। बिल्कुल सही बात है। बट बोथ ऑफ देम कीप देयर अम्ब्रेला वर्टिकल टू अवॉइड द वर्टिकल सन रेज। तो ये बोल रहा है कि ये तो एक डायरेक्शन में टिल्टेड रख रहा है अम्ब्रेला, एक डायरेक्शन में एक कंडीशन में अम्ब्रेला को सीधे रख रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर ये सन रेज के लिए ये टिल्टेड क्यों नहीं रखता, ये वर्टिकल क्यों रखता है। देखिए सन रेज, बोथ ऑफ देम कीप देयर अम्ब्रेला वर्टिकल टू अवॉइड सन रेज। चाहे आपके पास बंदा भाग भी रहा हो तब भी ये वर्टिकल ऐसे ही अम्ब्रेला को तब भी ये ऐसे ही रखेगा अगर ये भाग भी रहा हो। देखिए क्यों, सपोज ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है,
वेलोसिटी ऑफ मैन आप कुछ भी रखिए, 1000 मीटर पर सेकंड रखिए आप इस डायरेक्शन में एंगल निकालिए, ये एंगल थीटा को निकालिए आप। एंगल थीटा आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, tan थीटा इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 पावर 8, तो आएगा tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कुछ भी करके 10 टू द पावर -8 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0। तो यहाँ पे तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, तो हमारी आईज इस छोटे से एंगल को वो जो है देख ही नहीं पाती है। इसीलिए हम जो है, क्योंकि लाइट का वेलोसिटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो एंगल यहाँ जनरेट होगा वो एंगल बहुत ही छोटा होगा। तो अगर मुझे इसको टिल्टेड रखना भी पड़ेगा, वो मुझे 0.000001 डिग्री रखना पड़ेगा, तो उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम इसको जो है बिल्कुल वर्टिकल रखते हैं जब हमें सनराइज से बचना होता है। तो बेटा आप इस वीडियो में 1-2 बार जाइए और ख़ुद से भी थोड़ा डिस्कस कीजिए, अपने साथ भी इसको फिर 1-2 बार रिवाइज़ कीजिए, और अपनी बुक पे एज इट इज़ इन क्वेश्चंस का आंसर आप ऐसे ही लिखना ताकि आपको रिवाइज़ करना ईजी हो जाए। अगले वीडियो में हम इस ऑब्जेक्टिव 1 और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव 2 है इनको डिस्कस करेंगे, और हर एक चैप्टर का ऐसे ही ये जो है आपके वीडियोस अपलोड हुआ करेंगे। आप प्लीज़ इनको देखा कीजिएगा, तो आपकी मदद हो जाएगी नीट और JEE के एग्ज़ाम्स में। थैंक यू वेरी मच।